तो 24 का पेपर है, अक्टूबर नवंबर, पेपर टू वेरिएंट टू। ऊपर हेडिंग में आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड्स F1 F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा, दोनों राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। और आपको पता भी है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो राइट एंगल के ही होंगे। तो इसलिए आपके पास राइट एंगल का ही पूछा उन्होंने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक ने आपने कहा ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। तो एक अंडर रूट होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, अ बॉय टेक्स 30 मिनट्स टू साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ही देन वॉक्स अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, और उसका आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो उसके रेफरेंस से आप चेक करके देखो कि कौन सा आंसर आपको इसमें से मिलता है। टाइम ये रहा, और इस टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया था 8 किलोमीटर। और फर्दर उसने, अच्छा ये T1 हो गया, ये D1 हो गया, लेट सपोज। फिर उसने और डिस्टेंस कवर किया। अब आपने बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज का मतलब आपको पता होता है ओवरऑल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करके देखो, तो आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स भी बताना, ताकि हमें एक आइडिया होता रहे कि जो भी आंसर्स आप दे रहे होते हो वो चैट में मेरे पास सेव रहते हैं बाद में भी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप टाइम लो, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ। और आप में से जो भी मतलब अच्छे खासे टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे स्पेस लेफ्ट है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे 2022 का पेपर ले लिया आपने, या 2023-24 का कोई भी आप पेपर लेकर उसमें से थ्योरी सॉल्व करके आप अपना टाइम भी उसके साथ नोट करो। हम टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। ताकि बस ये आज का हो जाए, फिर हम टेस्ट इन टॉपिक्स का रख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा टाइम को भी चेक करते रहो अपने, कि आप जो थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे हो आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। अगर स्पेस न्यूक्लियर नहीं भी किया, उसके क्वेश्चंस को हटा दो। बाकी आप सॉल्व करके देखो कि बाकी उन दो क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम बचता है या नहीं है आपके पास, जर्नल, वेव्स, थर्मल और ये सब करने के बाद। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपने टाइम को भी प्रैक्टिस करना है। बाकी नेक्स्ट वीक में टेस्ट रखेंगे हम, तो उसमें भी थ्योरी का रखेंगे सिर्फ। तो उसमें भी हम ये चेक कर लेंगे कि 1 आवर में आप कितने क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने नहीं। अच्छा, आंसर आया किसी के पास। अच्छा, इसमें यूनिट कन्वर्ट करने की भी आपको नीड है, और वो अब आप खुद एक बार चेक करना कि कौन सा यूनिट कन्वर्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें तो ऑप्शंस गिवन होते हैं तो आसान हो जाता है। इसमें सोचना नहीं पड़ता कि यूनिट कन्वर्ट करना है या नहीं। ऑप्शन डी। ओके, एक आंसर आ गया ऑप्शन डी।
ठीक है, अच्छा आपके पास ओके एक और आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बस आपने ये देखा कि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा किलोमीटर में, तो वो तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10। लेकिन जो टाइम की वैल्यू है वो मिनट्स में और उन्होंने आवर्स में पूछा है। ठीक है, ओके आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है डी। ओके, सही है। तो डी ऑप्शन बेसिकली करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो एज इट इज आएगा, टोटल टाइम के लिए बस कन्वर्जन करनी होगी। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास बन रहा है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना होगा, ताकि ये आंसर आवर्स में आ जाए और ये ऑलरेडी किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो आप सब कैलकुलेट कर चुके हो, तो ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही, 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्मॉल लाइट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ के, इसको थोड़ा सा आप एक ही बार अगर रीड कर लोगे प्रॉपर, तो इसमें टाइम बच जाएगा। क्योंकि ग्राफ आपके पास अक्सर ऐसे होते हैं कि सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज लग रहे होते हैं। अब इसमें से लाइट बॉल को आपने ड्रॉप किया है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, विच ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल कंडीशन है, एयर रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो लिखकर बताते हैं क्लियरली कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर हम क्वेश्चंस में अपनी तरफ से मतलब माइंड में ये अज्यूम कर लेते हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ तो वो है ही नहीं, या किसी किसी को याद ही नहीं रहता कि एयर रेजिस्टेंस भी ऐड करनी थी। और उन्होंने लिखा हुआ स्मॉल लाइट बॉल। ठीक है, तो ये भी उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। जैसे आप पेपर बॉल बना के ड्रॉप कर दो, वो भी स्मॉल और लाइट होती है। पिंग पोंग बॉल होती है हॉलो, वो ड्रॉप कर दिया आप। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपने बताया सी। सी, अच्छा ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। एयर रेजिस्टेंस है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्मूथली चला जाए। और बी में थोड़ा सा ये शार्प जो टर्न आया है, तो ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता कि अचानक से कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये आपको दिखा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही थी, फिर अचानक से कांस्टेंट डेसिलरेशन होना शुरू हो गई, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी हमने कोई सिनेरियो नहीं पढ़ा अभी तक हमारे उसमें पूरे कॉन्सेप्ट में। सी पॉसिबल है, क्योंकि हमने जो फ्री फॉल मोशन पढ़ा है, फ्री फॉल मोशन में आप यही डिस्कस करते हो कि बॉडी को जब आप ड्रॉप करते हो तो उसमें पहले इंक्रीज होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही है। और डी में तो पूरा डिक्रीज ही दिखाया है, जबकि डिक्रीज नहीं होती जब ऊपर से आप ड्रॉप करते हो ऑब्जेक्ट को, तो स्पीड इंक्रीज ही होती है फाइनल। ठीक है, तो इसलिए डी भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने सी ऑप्शंस बताया वो बिल्कुल सही है। नंबर 4, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। यानी वैल्यू ऑफ जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है उसके लिए। तो ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये शॉर्ट होते हैं, तो इनमें आपने कोशिश करनी होती है कि आप कम टाइम में इसे जल्दी सॉल्व कर लो, ताकि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए उसके लिए टाइम बचे आपके पास। ओके, ऑप्शन ए। ठीक है, एक ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। और अगर कोई आंसर बताना चाहे। ओके, वैसे इसमें ऑप्शन ए चेंजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली मास तो चेंज होता नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि जो नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिखी है ऑप्शन ए में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने नॉट का पूछा था, बाकी सारी सही होंगी।
ओके, नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 लिक्विड्स पी क्यू आर हैव डिफरेंट डेंसिटीज एंड डू नॉट मिक्स। द लिक्विड्स आर प्लेस्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर and not and allowed to settle. A small block is then dropped into the measuring cylinder and comes to rest as shown। तो ये कहीं बीच में आके अटक गया है। ठीक है, बिल्कुल बेस तक नहीं जा सका ये। तो अब इसमें से आपने बताना है कि डेंसिटी के बारे में इस ब्लॉक के स्पेशली क्या स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही है। आसान है क्वेश्चन। एक आंसर आ भी गया सी, इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर। ओके, एक और ऑप्शन आ गया सी। क्योंकि डिपेंड करता है ऑप्शंस पे भी कि उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं। मतलब हम अपनी तरफ से तो माइंड में सोच लेंगे कि ये हुआ है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस टाइप के दिए हैं। अब उन्होंने कहा इट इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ क्यू। अगर क्यू के बराबर होता तो ये क्यू पर आपको मिलता। इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पी, अगर पी से ज्यादा इसकी डेंसिटी होती तो ये पी में सिंक हो चुका होता। सी में लिखा इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर, तो इसकी आर से डेंसिटी ज्यादा थी तो ये सिंक हो गया। ये वाला ऑप्शन सही है। इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ क्यू, अगर क्यू से कम होती तो ये क्यू के ऊपर फ्लोट कर रहा होता। तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही चॉइस इसमें से सही है कि आर से ज्यादा इसकी डेंसिटी है। क्यू और पी के बीच में ये रुका है कहीं पर, लेकिन आर और क्यू से इसकी डेंसिटी ज्यादा ही थी क्योंकि इसने क्यू को भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, ये भी आसान था, हो गया। नंबर 6 है द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म pivot point at its center. A student applies two forces F1 F2 as shown, which raw is correct। तो बेसिकली इसमें डायग्राम को देखकर फॉर्मूला बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही बनेगी। बस कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपने जनरली आइडिया बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो आप एक बार चेक कर लो खुद से भी कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें से सही जा रहा है। अच्छा, आपने बताया सी और डी। अच्छा, डी आपने अभी बताया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम रोटेशंस मार्क कर लें तो सबके लिए इजी हो जाएगा चेक करना। F2 पिवट सेंटर में, F2 राइट से अप्लाई कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज जा रही है। क्लॉक के साथ आप मैच करके देख सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट हो वो दोबारा भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और F1 की बात करें तो वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर देखें। अब यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है। मतलब एक तरफ आपके पास आ गई क्लॉकवाइज और एक तरफ आ गई एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर हम बात करें तो F2 मल्टीप्लाई बाय D2 होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। क्योंकि पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन यानी जहाँ फोर्स है तो वो ये डिस्टेंस बन रहा है, यानी F2 इंटू D4। और दूसरी बात करें अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, तो एंटी क्लॉकवाइज पर भी हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए D3 वाला, और फोर्स है F1 की।
बाकी ये दो डिस्टेंस जो हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लो, आपके पास ऑप्शन डी बन रहा है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि F1 के साथ D1 ही आएगा। तो जब हमने भी एक टॉपिक किया था तो उसमें क्लियरली हमने ये बात की थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ये सिंबल आप अपनी मर्जी से लिखते हो। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता कि 1 के साथ आप ऐसा ही लिखो, 2 के साथ आप ऐसा ही लिखो, आपकी मर्जी है, आप FA FB ऐसे लिख लो। तो चॉइस होती है। ठीक है, तो डी आंसर आएगा इसमें, बिल्कुल सही है। तो विच एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इम्पल्स ऑन अ टेनिस बॉल? तो इम्पल्स के लिए आपने बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। बहुत इजी है, बस इम्पल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपने आइडेंटिफाई करना है। एक आंसर आया ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, एक ऑप्शन आया है ए, ठीक है। अच्छा, अगर आप ए को चेक करो तो इम्पल्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू टाइम। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, लेकिन अगर आप बी की बात कर रहे हो तो बी के हिसाब से इम्पल्स इसके इक्वल होता है, और इम्पल्स सिर्फ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, क्योंकि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं हम। तो सी वाले ऑप्शन में सिर्फ उन्होंने इनिशियल मेंशन किया, जो कि सही नहीं है। और F इक्वल्स टू एम है, तो ऑप्शन डी होता है बेसिकली, वो तो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, बस जर्नल आपने फॉर्मूला सही से आइडेंटिफाई करना है, वो आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लॉ शोज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इन द सन इज रिलीज्ड एंड द प्रोसेस बाय विच इट इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ एंड अ वे इन विच इट स्टोर्ड वंस इट रीचेज द अर्थ। तो बेसिकली उन्होंने तीन अलग स्टोरेज पूछी हैं बेसिकली, कि आपके पास तीन अलग अलग जो अलग अलग आपके पास एनर्जी के ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तीन आपके पास कॉलम भी गिवन है। तो इसमें से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांसफर जो है वो इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो। तो इसमें से भी आप पहले के कॉलम देख लो, और इंडिविजुअल कॉलम से आप चेक करो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कोई आंसर अगर, अच्छा एक आंसर आया है डी, फ्यूजन रेडिएशन बायोफ्यूल। ओके, तो पहले वाले कॉलम में अगर हम चेक करें, प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सन, तो अब बेसिकली सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये हम न्यूक्लियर में भी पढ़ेंगे, लेकिन जर्नली फ्यूजन ही होता है उसमें। ठीक है, फिजन नहीं होता। और दूसरे कॉलम में प्रोसेस बाय विच द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ। अब सन और अर्थ के बीच में है स्पेस, तो डेफिनेटली वहां कोई वैक्यूम तो है नहीं, कोई मीडियम तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपके पास
रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है। और फाइनल, अ मेथड बाय विच द एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन द अर्थ। अच्छा, एक और ऑप्शन भी आपने डी बताया, ठीक है, वो मैंने देख लिया। तो स्टोर्ड इन अर्थ, तो न्यूक्लियर तो होगी नहीं, बायोफ्यूल ही होगी। तो इसमें से सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो वो तीनों टिक आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है। अब जैसे ट्रीज और लिविंग थिंग्स वगैरह होते हैं, वो एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं सन से, तो फिर उससे आप बायोफ्यूल और ये सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 20 kg, इट इज टेकन अप स्टेयर थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट इज द इंक्रीज इन स्टोर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान सा ये भी। ओके, ऑप्शन डी आया है आपके पास से आंसर। तो इसमें बेसिकली आपने सिर्फ मास गिवन है और mgh अप्लाई करना है। जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, क्वेश्चन के पेपर के स्टार्ट में लिखा होता है, अभी न्यू सिलेबस में हम वही कंसिडर कर रहे हैं। तो सबके पास आंसर डी आ रहा है, तो डी ही होगा। 784 राउंड ऑफ 780, ऑप्शन डी सही है। अब देखो, बीच में क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हर क्वेश्चन इतना डिटेल हो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत इजी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो उनको आप जितना जल्दी कर सको उतना करना है। अब दूसरा है, इलेक्ट्रिशियन यूजेस अ लिफ्टिंग मशीन है शोन द लिफ्टिंग मशीन टेक्स 4.5 seconds to lift the electrician a vertical height of 3.2. Mass is given. Energy for lifting machine is supplied by a 2 kilowatt electric motor. What is the efficiency of the lifting machine? तो efficiency find out करनी है अब आपने। अब यहाँ पर वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, तो इससे आपको एक चीज़ दोबारा से क्लियर हो रही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है यहाँ पर। ठीक है। और एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हुए आपको याद होगा कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक जैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गिवन है, द एनर्जी फॉर लिफ्टिंग मशीन इज सप्लाइड बाय 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर, तो मोटर से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है। तो ये पावर गिवन है, वॉट में है ना, तो पावर गिवन है, तो आपके पास इनपुट पावर है। अब आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी आउटपुट पावर। ठीक है। तो अब इसमें आउटपुट पावर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपके पास मास है, हाइट है और वैल्यू ऑफ जी। 3.2 एक आंसर आया है, ऑप्शन सी आपके पास। ठीक है। तो एनर्जी जो आ रही है वो 72 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो टोटल ये हो जाएगा 2257, यानी 2258 भी आप लिख सकते हो।
अब ये एनर्जी आ गई, अब एनर्जी को आपने पावर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए टाइम भी गिवन है। 2258 डिवाइडेड बाय 4.5, 501, और राउंड ऑफ कर लेंगे तो 502 बन जाएगा। अब ये आउटपुट आ गई। ठीक है, इनपुट आपके पास 2000 वॉट है, तो किलो को भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके मैंने देख लिए, जो भी आप अभी सेंड कर रहे हो। ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ साथ साथ। और अब बस एफिशिएंसी का कैलकुलेट करते हैं। अब ये है इनपुट 2000, 502 डिवाइडेड बाय 0.251। अब क्योंकि उन्होंने परसेंटेज में लिखा नहीं है, तो परसेंटेज आपको भी करने की नीड नहीं है। ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वांटिटीज अलग अलग गिवन होती हैं, और जल्दी में हम ये मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि उस वक्त टाइम कम होता है, ध्यान नहीं जाता, तो हम एनर्जी और पावर को डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम altimeters use the change in air pressure to measure height. If the pressure is 100 kilopascals at sea level on a particular day, what will be the pressure be at the top of an 830 meter hill? Take the density of air to be constant. तो डेंसिटी के बारे में उन्होंने आपको बता दिया, इसके इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर है वो आपको गिवन है, और व्हाट विल बी द प्रेशर बी एट द टॉप। ठीक है, अब ये आपके पास हाइट आ गई, और अब ये आ गई डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया, प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डेंसिटी से आपको हिंट मिल जाएगी। तो ये आपको बताएगा प्रेशर इन लिक्विड। वन जीरो फाइव सेवन फोर पास्कल्स। ठीक है, आपने एक ऑप्शन बताया है चैट में ए, और एक आया सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें सारे आंसर्स दिए हुए किलो पास्कल्स में, तो इसे आप डिवाइड कर लोगे 1000 से। ठीक है, तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, 10574 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 10.5 या 10.6, राउंड ऑफ। अच्छा, ये तो हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एट सी लेवल, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, व्हाट विल बी द प्रेशर बी एट द टॉप ऑफ एन 830 मीटर हिल। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारे पास आंसर अभी आया है 10.6।
और उन्होंने कहा कि नॉर्मल सी लेवल पर अगर एक सिंपल पर्टिकुलर डे की बात करें तो उस पर 100 kPa आता है। ठीक है। तो ऊपर एक और चीज़ भी लिखी हुई थी कि आप ये जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो चेंज इन प्रेशर के लिए आप यूज़ करते हो डिफरेंट हाइट्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे जब 100 - 10.6, 89.4 ऑप्शन सी। ठीक है। सही। अब 12 आप देखो। अच्छा बेसिकली 12 को, एक मिनट, अभी हम 12 को यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि 12 पे थर्मल शुरू हो गया। ठीक है। बल्कि इसमें भी प्रेशर पूछा है गैस के बारे में, तो इसे हम थर्मल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम वेव्स पे आ जाते हैं। ये है यहाँ पर। तो यहाँ से वेव सेक्शन स्टार्ट है। तो वेव्स के भी हम ट्राई करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पर सेकेंड दैट पास अ फिक्स पॉइंट। तो इसमें आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसमें सिंपल आपके पास बस डेफिनेशन बतानी है, तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। ठीक है। उन्होंने बस क्या किया, नंबर ऑफ वेव्स की जगह पे नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स लिख दिया। वेव फ्रंट्स जो हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली पेपर पे, वो वेव फ्रंट्स होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एन earthquake under the ocean can produce a dangerous water wave called a tsunami, and the table gives typical data for tsunami and a student suggests three conclusions about the data। तो उसने तीन कंक्लूजन्स बताए हैं बेसिकली। अब आपने ये देखना कौन से कंक्लूजन इसमें से करेक्ट हैं या सारे सही हैं। अच्छा आपने एक आंसर बताया है बी। एक और आंसर भी आ गया बी, 1 and 2। द डीपर द ओशन द फास्टर द वेव, द लॉन्गर द वेवलेंथ द फास्टर द वेव। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है चेंज ही नहीं होती। ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है। अच्छा 19 और 20 का एक आंसर आ गया। 19 के लिए आपने कहा ए, 20 के लिए भी कहा ए। और 19 में आपने ए मेंशन किया, इसका मतलब है आपने डायफ्रैक्शन को टिक किया है। ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास बिल्कुल डायफ्रैक्शन ही है, क्योंकि एजेस के थ्रू यहाँ पर वेव्स जो है वो बेंड हो रही हैं। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। और 20 में अगर हम देखें, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द रे।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है, तो 40 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास नॉर्मल के साथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका भी आपके पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यूज के। ठीक है,